नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट गाय यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में आपने सुना ही होगा, आई एम श्योर, क्योंकि कोविड-19 के बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडस्ट्रीज़ में, और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं इन चीज़ों पे। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अगर आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे प्लान किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। क्योंकि कोविड-19 के बाद जितने भी सिक्योरिटी इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं और जितने भी लोगों ने दिए हैं, उनमें से एक बात निकल कर सामने आई है कि इंटरव्यूज़ में बीसीपी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कुछ लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, right? So how do you plan for business continuity? What is business continuity plan? What are the steps involved in the business continuity plan? Or how do you handle a crisis? Or have you handled a crisis? So इस तरह के questions आ रहे हैं इंटरव्यूज़ में, तो उन सबको हैंडल करने का एक ही तरीका है, टू अंडरस्टैंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCP। तो BCP जो है बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट, दो पार्ट्स, और उसके बाद उसके सब पार्ट्स भी हैं जिसकी हम बात करेंगे। पहला है आपका प्लानिंग पार्ट, कि पहले इसको आपको प्लान करना पड़ेगा। दूसरा है आपका एग्जीक्यूशन पार्ट, राइट, उसको ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना, राइट। तो प्लानिंग पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, सब पार्ट्स हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो प्लानिंग पार्ट में क्या है, पहला प्लानिंग पार्ट है, पहला प्लानिंग ही है जिसको हम बोलते हैं रेडीनेस, टू गेट रेडी फॉर एनी इमरजेंसी और क्राइसिस। और दूसरा है उसकी प्रिवेंशन, इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे ऑन ग्राउंड, राइट। और उसके बाद है एग्जीक्यूशन में क्या है, कैसे उसको हम रिस्पॉन्स करेंगे और कैसे हम उसके बाद उसमें से रिकवरी करेंगे। और थर्ड है, उसको बोलते हैं हम टेस्ट, ट्रेन एंड इवैल्यूएशन। तो ये पार्ट आप इसको प्लानिंग में भी ले सकते हैं, चाहे आप इसको भी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। तो ये दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। उसको हम फर्दर स्टडी करेंगे कि क्या क्या इनमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लानिंग में, रेडीनेस में, प्रिवेंशन में, या रिस्पॉन्स और रिकवरी में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला स्टेप जो है आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का, जो कि है रेडीनेस, गेटिंग रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी, राइट। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला स्टेप इन्वॉल्व है इसमें अकाउंटेबिलिटी को असाइन करना, असाइन अकाउंटेबिलिटी, राइट। इसमें मतलब क्या है इसका, कि कौन कौन सी टीम्स होंगी जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, जो बीसीपी या क्राइसिस को हैंडल करेंगी या बीसीपी को एग्जीक्यूट करेंगी। तो वो है टीम्स को असाइन करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम जिसको हम बोलते हैं। तो उनको क्या क्या अकाउंटेबिलिटीज़ दी जाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड द असाइन दी अकाउंटेबिलिटीज़। उसके बाद क्या आता है, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना है सक्सेसफुली। अगर आपको रिस्क असेसमेंट के बारे में नहीं पता, आप ये आई बटन पे जाके यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, राइट, कि रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपका बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं BIA, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। तो व्हाट इज बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस? एक्चुअली बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस होता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हुई, कोई भी डिजास्टर हुआ या कोई भी क्राइसिस होगा, तो उसका एक बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसी इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, राइट, अगर उसमें आग लगती है तो उसका उस बिज़नेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना नुकसान होगा, कितने उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका नुकसान होगा, कितने शेयर्स डाउन चले जाएंगे, कितने असेट्स जो हैं उसके जल जाएंगे। तो वो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस बिज़नेस के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, राइट। उसके बाद अगर आपको बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया, उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कि कैसे हम इन इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं विद द प्लान। तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट। उसके बाद फाइनल स्टेप होता है क्राइसिस टीम फॉर्मेशन। कौन सी टीम होगी और उस टीम में कौन कौन लोग होंगे, उसकी फॉर्मेशन करना। एक टीम का लीडर होगा, उसके नीचे उसके फर्दर टीम मेंबर्स होंगे, तो राइट, कि वो क्या क्या काम करेंगे, और फर्दर उनके नीचे और लोग होंगे जो एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को। तो दैट इज़ कॉल्ड
crisis management, team formation, right? So this is the first step. This is called readiness. So I hope कि आपको पहला स्टेप समझ आ गया होगा. Assigning accountability, risk assessment, business impact analysis, strategic planning and crisis team formation, right? So now let's talk about this step number 2. Step number 2 भी बहुत important है, क्योंकि प्लानिंग के बाद कोई भी प्लान सिर्फ पेपर पे काम नहीं करेगा, उसको आपको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड स्टेप नंबर 2. इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन. प्रिवेंशन का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में आप बता सकते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिवेंशन, राइट? सो प्रिवेंशन मैं आपको समझा देता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, देन यू कैन ऑल्सो कंपेयर कि मैंने आपको क्या बताया था और आपने कमेंट्स में क्या लिखा था. व्हाट इज़ प्रिवेंशन? प्रिवेंशन होता है किसी भी इंसिडेंट को होने से पहले ही उसे रोक देना. सो दैट इज़ द बिगेस्ट. आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? कि बीमारी को प्रिवेंट करना इज़ द बेस्ट क्योर यू कैन एवर हैव. तो इसी तरह इंडस्ट्री में भी फायर को प्रिवेंट करना, राइट, और फायर को बाद में बुझाना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको प्रिवेंट करना. सो प्रिवेंशन कैसे की जाएगी? प्रिवेंशन के लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो प्लानिंग हमने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में कर ली है. तो प्रिवेंशन के लिए उस प्लान को हमें ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहला होता है कंप्लायंस विद द पॉलिसी. आपने किसी भी इंडस्ट्री में काम किया होगा तो कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर इंडस्ट्री में. तो जैसे कि आपने बहुत सारे कंप्लायंस सुने होंगे. OSAS होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, राइट? उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल कंप्लायंस होते हैं, राइट? इन्वायरमेंटल होते हैं, आपके क्वालिटी के होते हैं, राइट? आपके कंपनी के खुद के एथिक्स होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं. तो इन सब के साथ कंप्लायंस, यानी कि जितने भी लोग या जितने भी एक्टिविटीज़ उस इंडस्ट्रीज़ में हो रही हैं वो उन कंप्लायंस को फॉलो करनी चाहिए. अगर वो फॉलो नहीं करेंगी देन देयर विल बी इंसिडेंट्स. तो पहला आपको इंश्योर करवाना है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उनके साथ लोग उसको फॉलो करें, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्लायंस विद द पॉलिसीज़. दूसरा स्टेप है आपका मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़. सो व्हाट इज़ मिटिगेशन एंड व्हाट आर कॉल्ड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज? लेट अस अंडरस्टैंड. तो क्या होता है, पहले आपने प्लान किया था स्टेप नंबर 1 में रिस्क असेसमेंट. तो जब आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसमें आप कुछ थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? जो कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं. थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन थ्रेट्स को कम करने के लिए आप कुछ प्लान बनाते हैं कि भाई मेरी कंपनी में अगर चोरी होगी तो मैं उस चोरी को इस तरह से रोक सकता हूँ. तो वही है आपके मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़. तो वो आपके स्टेप नंबर 2 में आपको उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है ऑन ग्राउंड. कि मैं एक्सेस कंट्रोल के लिए यहाँ पे गार्ड लगाऊंगा, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे वीडियो सर्विलेंस होगा, मोशन डिटेक्टर होगा या PIDS होगा, कुछ भी आप होगा. तो दैट इज़ कॉल्ड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज. या मैं लोगों को एजुकेट करूँगा, राइट? अपने गार्ड्स को ट्रेन करूँगा. तो दीज ऑल आर कॉल्ड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज. तो प्रिवेंशन में आपको मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, राइट? नंबर 3 होता है अवॉइडेंस. पहले होता है कोई भी इंसिडेंट को डील करने से बेटर है उसको अवॉइड करना. तो अवॉइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे अवॉइड करोगे आप? मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करके, राइट? दूसरा डेटरेंस. अगर कोई करने की कोशिश करे तो उसके मन में डर हो पहले, साइकोलॉजिकल डेटरेंस, राइट? तीसरा डिटेक्शन. अगर वो फिर भी कोशिश करे तो देन यू कैन डिटेक्ट इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें एक बहुत थ्रेट है फायर का, कि भाई इस कंपनी में फायर लग सकती है, आग लग सकती है, राइट? तो मान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री है, इसमें आग लगने का थ्रेट है. तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? इसको अवॉइड करना. तो अवॉइड आप कैसे करोगे? बाय फॉलोइंग द सेफ्टी पॉलिसीज़, फायर पॉलिसीज़, राइट? जो भी आपकी हैं, हाई राइज बिल्डिंग की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करेंगे, एक अच्छा डिज़ाइन इंप्लीमेंट करेंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे. दैट इज़ हाउ यू कैन अवॉइड फायर्स इन योर बिल्डिंग, राइट? दूसरा डेटरेंस. अगर कोई उसको ना फॉलो करे देन यू शुड हैव पेनलाइजिंग पॉलिसीज़ कि भाई आपको अगर कंप्लायंस फॉलो नहीं करेंगे देन आपके साथ ये एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर. दैट इज़ कॉल्ड डेटरेंस. तीसरा डिटेक्शन. अगर आग लग गई तो उसको फैलने से पहले ही डिटेक्ट करने के लिए आपके पास फायर सेंसर्स होने चाहिए जो फायर को सेंस कर सकें, स्मोक सेंसर्स होने चाहिए, राइट? कैमराज होने चाहिए, जो भी है. तो इस तरह से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अवॉइडेंस, डेटरेंस एंड डिटेक्शन. सो ये आपके स्टेप नंबर 2 यहाँ पे हो गया है ख़त्म, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि सिक्योरिटी में स्टेप नंबर 3 की बहुत इंपॉर्टेंस है. तो स्टेप नंबर 3 है आपका रिस्पॉन्स. क्योंकि सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, राइट? ये हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं इंसिडेंट्स में.
उसके बाद ही बाकी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद। तो दैट इज़ वाई रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मान लेते हैं कि कोई इंसिडेंट हो चुका है, अब इंसिडेंट हो चुका है, उसकी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इन्फॉर्मेशन के बाद आपका पहला काम होता है रिस्पॉन्स करना, लोकेशन पे पहुंचना, उसको डील करना। सो दैट इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ये इंसिडेंट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस इंसिडेंट, क्या ये बढ़ सकता है, फायर का इंसिडेंट है, किसी को चोट लगी है, कोई सेफ्टी इंसिडेंट है, कुछ भी है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको, राइट। उसके बाद आपको टीम्स को नोटिफाई करना पड़ता है। आप वहाँ पे जाएंगे, देन आप आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप अपनी टीम्स को नोटिफाई करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट है, ये इतना उसकी पोटेंशियल है, इतना नुकसान हो सकता है, आई नीड मोर मैन पावर, राइट। दैट इज़ कॉल्ड नोटिफाइंग द टीम्स। उसके बाद होता है असेस सिचुएशन, सिचुएशन की असेसमेंट, सिचुएशन असेसमेंट कि भाई इसमें मेरे को कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितनी मैन पावर लगेगी, कितना टाइम लगेगा, राइट। तो वो आ गया सिचुएशन असेसमेंट। उसके बाद आपका डिक्लेयर क्राइसिस, अगर वो क्राइसिस है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई दिस इज़ ए क्राइसिस, राइट। इसमें हमें, क्योंकि डिक्लेयर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, राइट। तो आपको क्राइसिस को डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो भी आपने बना रखा है उस क्राइसिस को डील करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपके पास कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्राइसिस डिक्लेयर करते हैं तो आपको उन सभी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है जो कि उस क्राइसिस से इम्पैक्ट हो सकते हैं। आपको एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको नियर बाई इंडस्ट्रीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। एम्प्लॉयज़ हो गया, नियर बाई इंडस्ट्रीज़ होगी, एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ हो गई, राइट, मीडिया हो गया, राइट। तो ये सब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फाइनल स्टेप है रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद जो भी आपके पास रिसोर्स आ रहे हैं उनका सही से मैनेजमेंट करना, उनको सही से यूज़ करना, ताकि आपको रिसोर्स स्कार्सिटी, रिसोर्स की कमी ना हो। सो ये था स्टेप नंबर 3। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसके बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 4, इसको समझने के लिए बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिकवरी एंड रिजम्पशन। मतलब कि आपने अभी नुकसान हो गया है, उसमें से कितना आप रिकवर कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री में आग लग गई, राइट, आग लगी, उस आग को फायर टेंडर्स ने बुझा दिया, राइट। फायर टेंडर्स ने आके बुझा दिया, अभी आग बिल्कुल कम है। तो आपका जो 4th स्टेप होगा वो क्या होगा, एक टीम जाएगी वहाँ पे, वो उस डैमेज को असेसमेंट करेगी कि कितना नुकसान हुआ है। तो पहला स्टेप इसमें क्या है, डैमेज असेसमेंट, कि कितना नुकसान हो चुका है भाई। ओके, मेरी बिल्डिंग जल गई है, मेरे सारे एसेट्स जल गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स जल गए, तो वो सारा डैमेज असेसमेंट किया जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा कि आप उसमें से क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, क्रिटिकल फंक्शंस क्या हैं उस बिल्डिंग के, उसको आप फिर से रिज्यूम करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को रन कर सकें। एंड फाइनली आप अपने बिजनेस को नॉर्मल एज यूजुअल जो पहले था उस फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये क्या था, ये था आपका फाइनल रिकवरी एंड रिजम्पशन। तो कोविड-19 की अगर एग्जांपल लेके समझें तो कोविड-19 में पहले क्या हुआ था, पहले कोविड-19 हुआ, उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद डैमेज असेसमेंट किया गया कि भाई हमारी ये इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, हमारा जीडीपी डाउन चला गया है, राइट, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो ये सारा डैमेज असेसमेंट हुआ। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद कुछ क्रिटिकल फंक्शंस को रिज्यूम किया गया, राइट, कि चलो इसेंशियल सर्विसेज को कंटिन्यू करते हैं। तो इसेंशियल सर्विसेज को कंटिन्यू किया गया। तो ये था आपका रिज्यूम, जो मैंने आपको बोला था, रिज्यूम क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, तो इसेंशियल सर्विसेज। उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे लॉकडाउन को कम किया गया और अपनी जो एक्टिविटीज़ तो एज़ यूजुअल शुरू हो गई फिर से। तो एज़ यूजुअल जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, राइट, तो नॉर्मल फंक्शंस हम उसको रिज्यूम कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 4, रिकवरी एंड रिजम्पशंस। ओके, तो फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5। सो लेट्स सी क्या है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 बहुत ही इजी है समझने में। इसमें हम यूज़ करते हैं टेस्ट, ट्रेन एंड इवेल्युएट। आपने मॉक ड्रिल्स का नाम सुना होगा, तो मॉक ड्रिल्स यही काम करती हैं, क्योंकि जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, राइट, आपने एक प्लान बनाया है कि फायर के साथ कैसे डील करना है, फायर प्लान, राइट, तो उस फायर प्लान को टेस्ट करने के लिए आप एक मॉक ड्रिल कंडक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे एक पर्सन होगा
ये करेगा मॉक ड्रिल, राइट, मॉक ड्रिल कंडक्ट करेगा। उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी रिस्पॉन्स टीम के पास, राइट। रिस्पॉन्स टीम वहाँ इंसिडेंट लोकेशन पे जाएगी, राइट, इंसिडेंट लोकेशन पे जाएगी और वहाँ जाके आपका जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, राइट। तो प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, आप उसको टेस्ट करेंगे कि भाई जो हमने प्लान बनाया था वो एक्चुअली ग्राउंड में काम करता भी है कि नहीं। तो पहला क्या हो गया, टेस्टिंग ऑफ प्लान। फिर आप क्या करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे कि भाई ये प्लान था, इसको हमने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया था और ये उसमें कमियां थी, जिसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो उन इवैल्यूएशंस के बाद हम क्या करेंगे, फिर से अपने प्लान को रिफॉर्म करेंगे, रिवाइज करेंगे और जो कमियां थी उनको पूरा करके फिर से टेस्ट करेंगे। तो ये जो टेस्ट, ट्रेन एंड इवैल्यूएट है, ये कुछ इस तरह से चलता है, राइट। आपने प्लान बनाया, राइट, आपने उसको टेस्ट किया, फिर आपने उसको इवैल्यूएट किया और फिर से आपने प्लान बनाया। तो ये प्लान टेस्ट इवैल्यूएशन, प्लान टेस्ट इवैल्यूएशन चलता रहता है, राइट, एक सर्कल में। तो ये एक कंटिन्यूस लूप है, राइट, प्लान टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। सो आई होप कि आपको ये 5 स्टेप जो है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के समझ आ गए होंगे। सो आई होप, लेट मी जस्ट अगेन रीकैप इट कि हमने क्या अभी समझा था यहाँ पे। तो पहला स्टेप आपका था, जो पहला स्टेप था आपका प्लानिंग, राइट। दूसरा था आपका प्रिवेंशन, तीसरा था आपका रिस्पॉन्स, और फोर्थ था आपका रिकवरी, और फिफ्थ था आपका टेस्ट, ट्रेन एंड इवैल्यूएशन। तो ये थे आपके 5 स्टेप, 1 2 3 4 एंड 5। तो आई होप कि अब ये वीडियो देखने के बाद आप इंटरव्यूज़ में BCP को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।